नमस्कार। चलिए एक ऐसी अनदेखी शक्ति के बारे में सोचते हैं जो हमें जमीन से जुड़े रखती हैं, जो सूरज के चारों ओर ग्रहों के चलने का रास्ता तय करती हैं और हमारे समंदरों में लहरें उठाती हैं। ये एक खामोश, हर जगह मौजूद ताकत है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। आज हम गुरुत्वाकर्षण की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधे से सवाल से। हम सब ने देखा है कि सेब हमेशा पेड़ से टूटकर सीधा नीचे ही गिरता है, लेकिन फिर जब रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद वहीं का वहीं लटका रहता है। वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों तक बड़े बड़े विचारों को भी उलझाए रखा। और फिर एक दिन कहानी कुछ यूं है कि आइजैक न्यूटन नाम के एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा। अब ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सेब का गिरना, ये साधारण से दिखने वाली घटना न्यूटन के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गई। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ताकत सेब को जमीन की तरफ खींच रही है, वही ताकत चांद को भी अपनी तरफ खींच रही हो? क्या ये दो अलग अलग दिखने वाली घटनाएं असल में एक ही यूनिवर्सल नियम का हिस्सा है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते न्यूटन एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंचे जो पूरे ब्रह्मांड के काम करने का तरीका समझाने वाला था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए उनके बनाए उस मूल सिद्धांत की गहराइयों में उतरते हैं। न्यूटन ने इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा, और इस नाम में जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है सार्वत्रिक, यानी यूनिवर्सल। इसका मतलब था कि यह नियम सिर्फ ग्रहों और सेबों पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर एक चीज पर लागू होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी। और इस पूरे नियम को इस एक छोटे से खूबसूरत से फॉर्मूले में समेटा जा सकता है। यहाँ F है आकर्षण का बल, M और M है दो चीजों के द्रव्यमान, मतलब चीजें जितनी भारी होंगी उनके बीच का खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, और D है उनके बीच की दूरी, और ये फॉर्मूले में नीचे है, यानी चीजें जितनी दूर होंगी ये बल उतना ही कमजोर होता जाएगा। G तो बस एक कांस्टेंट है। सोचिए, इस एक छोटे से फॉर्मूले में ब्रह्मांड का कितना गहरा राज छिपा है। अच्छा, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो हाँ, सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन हम पृथ्वी को हिलते हुए इसलिए नहीं देखते क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले सेब का द्रव्यमान यानी मास ना के बराबर है। फोर्स तो बराबर है, लेकिन इतनी भारी चीज पर उस फोर्स का असर बहुत बहुत कम होता है। चलिए अब वापस आते हैं अपनी पहली पहेली पर, चांद पर। अगर पृथ्वी उसे खींच रही है तो वो आसमान में टिका कैसे रहता है? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। मान लीजिए एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाया जा रहा है। रस्सी लगातार पत्थर को अंदर की तरफ खींचती है, और इसी खिंचाव की वजह से वो एक गोल रास्ते पर घूमता रहता है। इस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। अब चांद के मामले में पृथ्वी की ग्रेविटी ही वो अनदेखी रस्सी है जो उसे लगातार अपनी ओर खींच रही है। तो अब आती है सबसे बड़ी बात, चांद असल में लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो फ्री फॉल की एक कभी ना खत्म होने वाली स्थिति में है, लेकिन फिर भी वो कभी पृथ्वी से टकराता नहीं है। क्यों भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ नीचे नहीं गिर रहा, वो बहुत बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार और पृथ्वी का अंदर की ओर खिंचाव, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है जो उसे एक स्थिर ऑर्बिट में बनाए रखता है। वो घिरता तो है, पर हर बार इतनी तेजी से आगे निकल जाता है कि वो हमेशा पृथ्वी की सतह को मिस कर जाता है। ये पृथ्वी के चारों ओर गिरने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ठीक है, चांद वाली पहेली तो सुलझ गई। अब पृथ्वी पर मौजूद चीजों पर वापस आते हैं और एक और जरूरी अंतर को समझते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो जब कोई चीज, जैसे वो सेब, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के असर में नीचे गिरती है, उसे कहते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। इस दौरान पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी रफ्तार को लगातार बढ़ाता है, जिसे त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से दिखाया जाता है। पृथ्वी की सतह के पास जी की वैल्यू है लगभग 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर गुजरते सेकंड के साथ गिरने वाली चीज की रफ्तार 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और यहीं पर द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मास वो स्टफ है जिससे कोई चीज बनी है, ये कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाइए।
लेकिन वजन यानी वेट वो फोर्स है जिससे ग्रेविटी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। इसे निकालने के लिए मास को g से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि g की वैल्यू जगह जगह बदल सकती है, इसलिए वजन भी बदल सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? चांद। चांद पर किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का सिर्फ छठा हिस्सा रह जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि चांद का मास और साइज दोनों ही पृथ्वी से बहुत कम है। कम मास मतलब कम ग्रेविटेशनल खिंचाव, और इसलिए वहां जी की वैल्यू भी कम है। नतीजा ये होता है कि वजन कम हो जाता है, जबकि उस चीज का मास उतना ही रहता है। अच्छा, अब तक हमने हवा और स्पेस की बात की। अब जरा देखते हैं कि यही ग्रेविटी पानी के अंदर कैसे काम करती है। जब भी हम किसी चीज को पानी जैसे किसी तरल में डालते हैं ना, तो पानी भी उस चीज पर ऊपर की तरफ एक जोर लगाता है, एक धक्का देता है। ये धक्का ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ काम करता है। इसी ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो समझिए कि पानी के अंदर एक तरह की जंग छिड़ जाती है। दो ताकतें हैं, ग्रेविटी नीचे खींच रही है और ये उत्प्लावन बल ऊपर धकेल रहा है। अब इस जंग में कौन जीतेगा? इसका फैसला बहुत सीधा है। अगर चीज का वजन यानी ग्रेविटी का खिंचाव ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल वजन के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो चीज तैरेगी। और ये सब कुछ चीज और पानी के घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। और इस पूरी साइंस के पीछे जिस जीनियस का हाथ था, वो थे महान ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज। उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था कि किसी चीज पर लगने वाला उत्प्लावन बल उतना ही होता है जितना कि उस चीज द्वारा हटाए गए पानी का वजन। यही वजह है कि लोहे की एक कील तो डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना एक विशाल जहाज तैरता रहता है। तो एक सेब के गिरने से लेकर चांद के ऑर्बिट तक, समंदर में तैरते जहाजों से लेकर पूरी गैलेक्सीज के बनने तक, सब कुछ एक ही अनदेखी शक्ति के इशारे पर चलता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति की 4 सबसे बुनियादी ताकतों में सबसे कमजोर है। फिर भी जब उसे करोड़ों सालों का समय और बहुत बड़ा मास मिलता है, तो यही कमजोर बल पूरे ब्रह्मांड को बना डालता है। यह हमें उन ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद दिखती नहीं है, पर हमारी पूरी दुनिया को, हमारी पूरी हकीकत को चलाती हैं।